अस्सलाम वालेकुम जी, असल बात में खुशामदीद। मैं हूँ फ़हीम भट्टी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दरमियान कानूनी जंग जारी थी। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कल अदम करार दे दिया और यूं फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हक में आया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान, इंतखाबी निशान छीन लिया गया। इस हवाले से हम कानूनी नुकात पर डिस्कशन करेंगे और ये भी बात करेंगे कि किन मौक़े पे जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी फर्स्ट स्टेप लेने चाहिए थे टुवर्ड्स इंट्रा पार्टी इलेक्शन, उन्होंने क्यों डिले किया, 2.5 साल क्यों इंतज़ार किया, और लाहौर हाई कोर्ट में जो उनका केस ज़ेरे इल्तवा है उसके होते हुए पेशावर हाई कोर्ट में उन्होंने क्यों दरख्वास्त दायर की। प्रोग्राम में पहले हाफ में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जुल्फ़िकार अली अब्बासी साहब, माहिर कानून है, और याहिया अफरीदी साहब, वो भी माहिर कानून है। खुश आमदीद कहते हैं आपको जी। याहिया अफरीदी साहब, आप क्या कहेंगे, लेजिटिमेट इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के लिए कौन सी चीज़ है जो ज़रूरी है? चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ देखिए पाकिस्तान ने कहा है कि साबित नहीं हो सका कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का इनेकाद कराया। जी, देखिए बहुत टाइम से ये बात मैं कहता आ रहा था कि पीटीआई ने अपना केस अपने मेरिट्स के ऊपर लड़ना है। लेकिन बहुत टाइम से हम देखते आ रहे थे कि रादर देन पीटीआई की लीगल टीम जो है वो अपना होमवर्क पूरा करती और अपने लीगल आर्ग्यूमेंट्स की सपोर्ट के लिए एविडेंस जमा करती, वो उनका फोकस सारा इस बात पे रहा कि हम किसी तरीके से पीएमएलएन के केस को यूज करें या पीपल्स पार्टी के इलेक्शंस को यूज करके एक लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए अप्लाई कर दें कि क्योंकि उनकी इलेक्शंस भी ठीक नहीं थे तो हमारे इलेक्शंस को स्क्रूटनाइज क्यों किया जा रहा है। और फिर पीटीआई की दूसरी स्ट्रेटजी ये थी कि जुडिशरी से किसी तरीके से फेवरेबल ऑर्डर्स जो हैं वो ले आए। उसके लिए पेशावर हाई कोर्ट जाना पड़े या लाहौर हाई कोर्ट जाना पड़े, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट खैर उन्होंने कभी वो नहीं गए, बट एक किस्म की जुडिशियल फॉरम पिकिंग भी की जा रही थी। लेकिन देखिए इंपॉर्टेंट बात ये थी और पीटीआई की लीगल टीम को ये जानना चाहिए था कि एक ना एक दिन एक फोरम में आपके खिलाफ सख्त सवालात उठ जाने थे। आपके इलेक्शंस के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मांग लिए जाएंगे और अब मेरिट्स के ऊपर जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो ऑर्डर था उसके ऊपर फैसला होगा। यही हमने देखा कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2 दिन की हेयरिंग्स हुई जिसमें राइट और पर्टिनेंट सवाल पूछे गए पीटीआई से रिगार्डिंग देयर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस, तो पीटीआई टोटली फेल हो गई कोई भी एक डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करने में या यही शो करने में कि ये इलेक्शन जो थे ये एटलीस्ट हुए भी थे या ये सीक्रेटिवली छुपा के कर दिए गए। तो और वही हमें नजर आया कि जब देखिए जुडिशरी भी का भी कुछ लिमिट्स हैं, कोई पैरामीटर्स हैं जिसमें जुडिशरी ने एक्ट करना होता है। जुडिशरी कैन नॉट स्टेप इनटू द शूज ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और फॉर दैट मैटर एनी अदर इंस्टीट्यूशन। जुडिशरी कोई ऐसा लॉ या कोई ऐसा डायरेक्शन तो नहीं पास कर सकती जो आइन में या कानून में मौजूद ना हो। तो जुडिशरी ने तो वही करना था जो उनके सामने कागजात आने थे। तो जब आपके पास ना डॉक्यूमेंट हो और आपने खुद एडमिट किया इलेक्शन कमीशन के सामने कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर इलेक्शंस करवाए ही नहीं है। अब आप पीटीआई के अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो वो एक मिसाली कॉन्स्टिट्यूशन है फॉर होल्डिंग ऑफ इलेक्शंस। और उसके अंदर जितने उनके आर्टिकल्स हैं और जिस तरह के से मैकेनिज्म सेट हुआ है, लेकिन वो फॉलो नहीं किया गया। और अदालत में इलेक्शन कमीशन के सामने तो बल्कि ये बयान दिया गया कि एक रूल्स हैं कोई पीटीआई के, हम उनको फॉलो कर रहे हैं। तो आई थिंक ये कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। इन चीज़ों को पीटीआई को लेसन यही मिलना चाहिए कि आपने अपने लीगल केसेस को लीगली ही लड़ना है और लीगली ही डिफेंड करना है। वकालत कानून की चीज़ कानूनी है और सियासत की चीज़ सियासी है। अगर कानून और सियासत को मिलाकर जोड़कर अदालत में आर्ग्यूमेंट्स पेश किए जाएंगे तो फिर यही फैसले होंगे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कल जिस तरह का फैसला परसों ठीक है, आया। ठीक है। अच्छा अब्बासी साहब, उस फैसले में इस बात का भी जिक्र हुआ कि लाहौर हाई कोर्ट में जो ज़ेर इल्तवा दरख्वास्त है और 5 रुकनी बेंच भी बना दिया गया, तो उसके होते हुए पैरेलल हाई कोर्ट तो पैरेलल है, चाहे वो पेशावर की हो चाहे वो किसी और सूबे की हो, तो वहाँ पे ये केस हवाले से, इस केस के हवाले से दरख्वास्त ही नहीं दे सकते थे। तो अच्छा, सबसे पहले ये बताइएगा कि क्या हमारे मुल्क में ऐसा मैकेनिज्म, ऐसा सिस्टम है कि एक सूबे की हाई कोर्ट को किसी तरीके से मालूम हो सके, कोई ऑनलाइन नेटवर्किंग कुछ ऐसी है, कोई वेबसाइट्स हैं कि जी सर्टन स्पेसिफिक केस जो कि यहाँ सुना जा रहा है, सेम केस के हवाले से किसी और हाई कोर्ट में भी किसी दूसरे सूबे में दरखास्त दायर की हुई है या उस पर केस चल रहा है? ये ऐसा है, जब आप कोई भी इवन के कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन आप फाइल करते हैं या कोई भी आप केस किसी भी कोर्ट में फाइल करते हैं, तो उसमें एक सर्टिफिकेट देते हैं कि कोई और केस जो है किसी भी कोर्ट में
सेम सब्जेक्ट मैटर पे कोई अच्छा। पेंडिंग या डिसाइड नहीं हुआ, ना ही पेंडिंग है ना ही डिसाइड हुआ है। और उसकी रोशनी में अगर वो कोई पेंडिंग है तो उसका हवाला देते हैं कि फिलहाल पेंडिंग है, तो फिर वो कहते हैं कि आप उधर ही जाएं। और यहाँ चूंकि उन्होंने जुरिस्डिक्शन डिटरमिन करने के लिए ये जब क्वेश्चन आया, तो उसका जवाब उनकी तरफ से यही था कि चूंकि इलेक्शन जो पेशावर में हमने करवाए थे, इसलिए पेशावर हाई कोर्ट को जो है जुरिस्डिक्शन हासिल थी, जिसकी वजह से हमने ये पिटिशन वहां फाइल की है। तो ये तो था कि उस जुरिस्डिक्शन के हवाले से वो वैलिड क्वेश्चन था कोर्ट का, लेकिन उसमें वो सेटिस्फाई तो नहीं फिर कर यहाँ पे सके सवाल ये कि पैदा जब होता है बासी आपकी साहब एक कि अगर पिटिशन यहाँ पे सवाल पैदा होता है अगर पेशावर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ने ये सर्टिफिकेट दिया है तो फिर तो गलत बयानी की है। ये तो मुझे नहीं पता कि वहां सर्टिफिकेट दिया है ऐसा या नहीं दिया, क्योंकि वो अगर सर्टिफिकेट जो वकील वहां ना भी उन्होंने दें पिटिशन तो, फाइल और की अगर थी। सर्टिफिकेट ना भी दिया जाए तो वो भी तो हकीकत को छुपाने के मुतरादिफ है। लेकिन वो फैक्ट्स कंसील भी नहीं आप कर सकते, ये कोर्ट को आपने बताना होता है कि वो कोई और मैटर जो है वो पेंडिंग है किसी और कोर्ट में या नहीं है। तो ये गालिबन यहाँ से और बहुत सी इसमें दिया, एक तो ये है कि प्रॉपरली होमवर्क नहीं किया गया था, फिर ये इंटर पार्टी जो इलेक्शन करवाए गए इसमें ब्रॉड बेस जिस तरह वो होता है एडवर्टाइजमेंट जो है वो नेशनल न्यूज पेपर्स में, और फिर उससे पहले लिस्टें वगैरह प्रॉपर जो है वो प्रिपेयर करके तमाम जितने भी वोटर्स हैं उनके उनको देनी थी। फिर उसमें से अगर कोई बलूचिस्तान से कोई कैंडिडेट है या सिंध से है तो वो उसको पता होना चाहिए कि इलेक्शन कब हो रहे हैं और उसके नॉमिनेशन पेपर की फाइलिंग की डेट कब है, स्क्रूटनी कब होनी है, फाइनल लिस्ट कब लगनी है, टोटल हमारे वोटर मेंबर कितने हैं। अब 9 साढ़े 9 लाख जिस तरह वो बता रहे थे कि वो हमारे मेंबर्स हैं बाकायदा जो हैं, लेकिन वो सारे चूंकि वो ब्रॉड बेस पे सर्कुलेट करना चाहिए था ताकि सबको पता चले कि वोटर मेरे और वोटरों तक वो अप्रोच कर सके। अगर कोई उस पार्टी का चेयरमैन के लिए इलेक्शन लड़ना चाहता है या सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ना चाहता है या इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी किसी भी पोस्ट के लिए वो इलेक्शन लड़ना चाहता है, तो उसको अपने वोटर का तो पता होना चाहिए ताकि उन वोटर से वो अप्रोच कर सके। वो सिंध में है कि बीके में है, पंजाब में है, बलूचिस्तान में है, वो पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर उस पार्टी के वो मेंबर जो है वो बैठे हुए जो वोटर हैं, तो वो उन तक जो है वो उसको एक्सेस होनी चाहिए। और ये चीजें जो है वो सारी सर्कुलेट हो ब्रॉड बेस पे, उस पे न्यूज पेपर्स में वो सारी पब्लिश करनी चाहिए थी। तो इस तरीके से फिर वहां सब ऑफिस जो है इलेक्शन अगर मतलब एक बलूचिस्तान का आदमी है और वो कंटेस्ट करना चाहता है तो वो चमकनी में या वो पेशावर के आगे जो एक एरिया है वहां वो नहीं आ सकता, तो वहां कोयटा में वो रखा जा सकता है। एक वहां जो इलेक्शन कमिश्नर है और एक जो है कराची के अंदर हो सकता था, एक लाहौर के अंदर, इसी तरह पेशावर के अंदर, तो तमाम इस्लामाबाद के अंदर वोटर्स को भी तो सहूलत देनी है ना। अगर एक वोटर है, मेरा एक चॉइस है, मैं इस पार्टी का मेंबर हूँ, तो मेरा चॉइस है कि मैं अपनी पार्टी का चेयरमैन किसे मुंतखब करूं। ठीक है, तो वो अगर कैंडिडेट्स वो नॉमिनेशन पेपर जो जमा कराते हैं वो कोई एक आता है, 2 आते हैं, 4 आते हैं, जितने भी वो उस पार्टी के लिए चेयरमैनशिप के लिए या किसी भी पोस्ट के लिए वो नॉमिनेशन पेपर आते हैं, तो ये एज ए बीइंग अ वोटर मेरा चॉइस है कि मैंने किसको वोट देनी है। और अगर मेरी अप्रोच नहीं है, मैं दूर किसी जगह बैठा हूँ और वहां जो पोलिंग स्टेशन है मुझसे दूर है, तो बैलेट की भी सहूलत होनी चाहिए थी। ये भी उससे पहले जो शेड्यूल था वो ये सारी चीजें उसके अंदर आती है। ये पूरा देखिए इलेक्शन का एक प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस में मैं समझता हूँ कि खासी जो है खामियां थी कि प्रॉपरली जो इलेक्शन जो है वो कंडक्ट नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये इनको नुकसान हुआ। ठीक लेकिन है दूसरी तरफ ये भी जी। देखना चाहिए कि चूंकि एक बड़ी पार्टी है और बड़े वोटर है, बेसिकली तो ये पब्लिक ने, अवाम ने जो है वो इलेक्ट करना है जिसको भी इलेक्ट करें। इस तरह एएनपी का मैं समझता हूँ कि एएनपी को फाइन करके उनको सिंबल तो दे दिया गया और उनका कहा गया कि इतने अरसे के अंदर जो है वो आप जो है इंटर पार्टी इलेक्शन करवाएं और फिर उसके बाद वो सबमिट करें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। तो ये किया जा सकता था कि चले अब तो ये चंद दिन रह गए हैं और इस स्टेज पे मजीद इनको मोहलत नहीं दी जा सकती कि इलेक्शन सर पे हैं। तो ये है कि उनमें फाइन करें कि ये जो इरेगुलरिटीज हैं या इन्होंने जो उसके अंदर जो खामियां हैं इलेक्शन के अंदर, तो वो दोबारा इलेक्शन कराए जाए और उसमें फाइन करके तो उनको सिंबल दिया जा सकता था। इलेक्शन लड़े उसके बाद कंडीशनल जो है वो कंडीशन भी लगा सकते थे, सब्जेक्ट वो कर सकते थे, लेकिन
अलबत्ता वो नहीं किया गया। ठीक तो है। इस तरीके से एक बड़े पार्टी को भी और सिंबल से भी, और एक लिहाज से उसको आउट कर दिया गया। अब तो जी। वो पार्टी इलेक्शन लड़ भी नहीं सकती, और जो आजाद कैंडिडेट्स हैं वो मुख्तलिफ जो उनके पास सिंबल्स हैं, वो कल जो है वो किसी पार्टी के पाबंद नहीं है, वो किसी भी पार्टी में जा सकते हैं। और उन्होंने उससे पहले ओथ टेकिंग से पहले किसी ना किसी पार्टी में जाना है, वो किसी बाकायदा किसी पार्टी में शामिल होंगे, और उसके बाद वो उस पार्टी के वो मेंबर कंसिडर किए जाएंगे। इस तरीके से मैं समझता हूँ कि ये पीटीआई जो है वो इलेक्शन से एक लिहाज से इसको आउट ही कर दिया गया है, कि वो आइंदा भी जो ये आजाद हैसियत से और आएंगे ये उसमें उसकी इनके अपनी गलतियां भी शामिल है, मिस हैंडलिंग भी शामिल है। अच्छा याहिया साहब, ये बताइएगा कि अब्बासी साहब ने इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया जिस पे मुझे तो इल्म नहीं था कि अदालत में एक रिटन बयान दिया जाता है या सर्टिफिकेट दिया जाता है कि इस केस के हवाले से किसी और दूसरी पैरेलल कोर्ट में केस नहीं चल रहा है। इस सूरत में हमारा आइन कानून क्या कहता है कि जब अदालत में आपने डिसइंफॉर्मेशन दी या फिर आपने हकीकत को छुपाया तो वहाँ पे आपको क्या सज़ा दी जा सकती है? उसकी सज़ा क्या है कानून में? देखिए, अगर आपका सवाल मेरा ये है कि सवाल ये अगर कि आप अगर लाहौर हाई कोर्ट में पैरेलल केस चल रहा था, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दायर की हुई थी, 5 रुकनी बेंच भी बनाया गया है, उसके साथ साथ पेशावर हाई कोर्ट में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील पेश हुए, आया एक सूरत हो सकती है उन्होंने सर्टिफिकेट में कहा हो कि हम आपको यकीन दिलाते हैं कि इस हवाले से किसी और कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस नहीं चल रहा, या फिर उन्होंने इसका मेंशन ही नहीं किया। तो उस सूरत में कानून क्या कहता है? देखिए, बात तो यही हम करते आ रहे हैं कि जो पीटीआई की सारी लीगल स्ट्रेटेजी है उसके अंदर परजरी भी नज़र आती है, उसमें गलत एफिडेविट जमा कराना भी आता है, फॉल्स डिक्लेरेशंस भी आती हैं जो जो किसी ना किसी तरीके से कंटेम्प्ट के अंडर भी फॉल कर जाती है। अगर आप जो है वो फॉल्स डिक्लेरेशंस दें, और ये सिर्फ हमने इस केस के अंदर नहीं देखा, हमने बहुत से केस में देखा है कि पीटीआई जो है वो जुडिशल फोरम की शॉपिंग कर रही होती है, कि जहाँ पे उनको लगता है कि हमें शायद फेवरेबल ऑर्डर मिल जाएगा, वो वहाँ पे अप्लाई कर देती है। अब देखें, पेशावर हाई कोर्ट में रिट फाइल करना इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर के खिलाफ, जिसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन पूरे सिर्फ सूबे की है, पूरे पाकिस्तान की नहीं है, और वो अदालत जो है वो पूरे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर को उड़ा दे। उसी तरीके से रिटर्निंग ऑफिसर्स के केस के अंदर लाहौर हाई कोर्ट में जाकर चैलेंज कर देना और लाहौर हाई कोर्ट से सस्पेंड करा देना उस ऑर्डर को। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो नज़र आती हैं कि शायद डिलिबरेटली और इंटेंशनली कंसील किए जाते हैं फैक्ट्स को, और डिलिबरेटली जो है वो मिस डिक्लेरेशंस और फॉल्स डिक्लेरेशंस दी जाती हैं। तो देखिए, ये आपकी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर जो है ये के परव्यू के अंदर ये फॉल करता है, और अदालत चाहे तो वो कंटेम्प्ट के ज़िम्रे में पिटिशनर को जो है वो प्रोसिक्यूट कर सकती है कि आप जो है वो फॉल्स इंफॉर्मेशन और फॉल्स डिक्लेरेशंस और फॉल्स एफिडेविट्स जो हैं वो जमा करवा रहे हैं। और अगर लॉयर के नॉलेज में हो तो लॉयर के खिलाफ भी सेम कार्रवाई होगी, वकील के खिलाफ भी? जी बिल्कुल, देखें, अगर अगर तो वो देखा जाएगा कि ये पिटिशनर जो था ये उसकी नॉलेज में था या ये लॉयर की नॉलेज में था कि ये इंटेंशनली और डेलिबरेटली किससे हुआ है, लेकिन ये तो देखने वाली चीज़ है। तो और लेकिन मुझे नहीं लगता कि अदालतें जो है इस वक्त जो है वो पीटीआई के खिलाफ जो है वो इतना बड़ा कोई एक्शन लेंगी, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो पीटीआई एक बैक फुट पे है, और एक बर्डन क्रिएट हो जाता है जुडिशरी के ऊपर अगर इस तरह की जो है वो आपके कहने का एक्शंस मतलब लिए ये जाए। कि वो फिर नज़रिया ज़रूरत वाली बात आ जाती है, चाहे वो फॉर हो चाहे वो अगेंस्ट हो। देखिए, जुडिशरी के ऊपर भी एक बर्डन होता है, ख़ास तौर पे देखिए जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया और उस फैसले के बाद आपने सोशल मीडिया पे उसका रद्द अमल देखा कि किस तरह का वो रद्द अमल आया, और पीटीआई के जो हार्डकोर सपोर्टर्स हैं उन्होंने उसको पसंद भी नहीं किया, लेकिन अटैक भी किया, पर्सनल अटैक भी शुरू हो गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे। तो मेरे ख्याल में जुडिशरी जो है वो थोड़ी सी ज़रा जो है वो रिस्ट्रेंट शो करती है इस तरह के मामलात पे, जिस तरह का मामले के ऊपर हमारी बात हो रही है कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक पिटिशन फाइल करके फिर साथ साथ पेशावर हाई कोर्ट में भी पेंडिंग रखी रही। तो इस तरह की चीज़ों पे अदालतें जो हैं वो फिर भी रिस्ट्रेंट शो करती है, ख़ास तौर पे पीटीआई के केसेस के अंदर। ठीक है। अच्छा बासी साहब, ये पाकिस्तान में हमारी तारीख का हिस्सा है, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो सियासी पार्टी हो, चाहे वो बड़ा कोई लीडर हो। जब फैसला हक में आता है तो उसको कहते हैं कि अदालत ने आज इंसाफ कर दिया, इंसाफ के तकाजे पूरे कर दिए गए। जब फैसला खिलाफ आता है तो फिर हम कहते हैं कि हमारे खिलाफ फैसला आ गया। तो ये रवैया दुरुस्त है क्या अब्बासी साहब? क्या है जो पहले नहीं था, लेकिन कुछ अरसे से, लेकिन इससे पहले मैं जो आपने वो जैसा उस
उसका क्वेश्चन का जवाब देकर कि ये जो फॉल्स डिक्लेरेशन या फॉल्स एफिडेविट जो सबमिट करते हैं जी। पिटिशनर की तरफ से, वो या फैक्ट्स कंसील करते हैं ऑन ओथ, चूंकि वो वेरीफाई करते हैं आप कंटेंट्स ऑफ द पिटिशन, तो वो जब आप फॉल्स एफिडेविट या डिक्लेरेशन जो है वो आप दे रहे हैं कोर्ट के अंदर, तो इसमें ये क्रिमिनल ऑफेंस बनता है। और इसमें अच्छा। हमारे पाकिस्तान पेनल कोड की सेक्शन 193 है, और उसके अलावा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है उसकी सेक्शन 476 के तहत ये पर्जरी का केस बनता है और इसमें सजा भी है। तो जो आपने वकील के बारे में बताया है कि चूंकि वकील तो चूंकि डायरेक्ट वो पिटिशनर तो नहीं है, ये पिटिशनर के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ठीक है। पर वकील जो है वो तो कहता है कि मुझे जो पिटिशनर ने इंफॉर्मेशन दी है वो उनको वो एंडोर्स करता है, तो एज ए काउंसिल जो उसने इंफॉर्मेशन दी है वो अपने क्लाइंट से, वो आगे जो है वो सबमिट करता है। तो जो वकील है उसके खिलाफ जो है वो बार काउंसिल के अंदर जो है वो आप उसके मिसकंडक्ट के हवाले से आप रेफरेंस फाइल कर सकते हैं, और फिर वो जो प्रोविंशियल बार काउंसिल, अगर वो हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट का वकील है, वो प्रोविंशियल बार काउंसिल जो है वो उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है मिसकंडक्ट में, उसका लाइसेंस जो है वो कैंसिल कर सकती है वकालत का। इसी तरीके से अगर वो सुप्रीम कोर्ट का वकील है तो पाकिस्तान बार काउंसिल के पास आप रेफरेंस जो है वो भेजा जा सकता है, और ये रेफरेंस आते भी हैं, प्राइवेट पर्सन की तरफ से भी आते हैं और अदालतों की तरफ से भी वो रेफरेंस जो है वो मैटर रेफर किए जाते हैं बार काउंसिल को वकील के खिलाफ कार्रवाई करने की। ठीक तो है। ये चीज है। दूसरा जो आपका ये क्वेश्चन था कि ये एक ट्रेंड बन चुका है ये अच्छा, सॉरी, कि कथा कलामी के लिए माजरत, इसमें ये भी ऐड करता जाऊँ कि आपके भी क्लाइंट्स बहुत सारे होंगे, अब तक आपने सैकड़ों क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट किया होगा। ये रवैया आपने क्या आम आदमी भी ऐसे ही देखा है? जब आपके क्लाइंट ने केस जीत लिया तो उसने वाह वाह कर दी अदालत की, अदालती निज़ाम की, और जब केस हार गया तब कहा कि ये तो मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है? नहीं, जो लीड पार्टी होती है वो तो जाहिर है कि वो शक करती है कि शायद कोई जज साहब बिक गए हैं या कोई सिफारिश हो गई है या कोई। नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि ये देखें, कोर्ट ने फैसला करना होता है रिकॉर्ड को सामने रखते हुए, डॉक्यूमेंट्स को सामने रखते हुए, लॉ को सामने रखते हुए, ठीक है, और उसको सामने रखते हुए कोर्ट फैसला करती है वो किसी के हक में है या खिलाफ है। तो ये अलबत्ता ये एक ट्रेंड है कि जिसके हक में फैसला आता है तो वो कहते हैं कि बहुत ऑनेस्ट जज हैं और मेरिट पे फैसला हुआ है और ये इंसाफ का बोलबाला हुआ है, और जिसके खिलाफ होता है बेशक वो मेरिट पे भी उसके खिलाफ ही बनता है, लॉ उसके खिलाफ है, रिकॉर्ड उसके खिलाफ है, लेकिन वो एक समझा जाता है, या जिस तरीके से बाहर वो प्रिटेंड करते हैं इस तरीके से कि ये अदालत जो है वो बिक गई है या कोई सिफारिश हो गई या इन्फ्लुएंस हो गया है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, ये कोई इस तरीके से परचून की दुकानें नहीं है कि जिस तरीके हर आदमी जाकर वो सौदा खरीद ले। वो इक्का दुक्का वाकयात तो हर पेशे के अंदर होते हैं, लेकिन मैं नहीं कह सकता कि ये सारी अदालतें जो है वो इसी तरीके से बाइस्ड होती हैं और वो फैसले भी खिलाफ करती हैं। ऐसा नहीं, वो रिकॉर्ड और हक़ाइक़ के मुताबिक फैसले किए जाते हैं। ठीक है। याहिया साहब, जब इस तरह के फैसले आते हैं, कंट्रोवर्सीज आती हैं, जब एक कोर्ट के बाद दूसरी कोर्ट में दरख्वास्त दी जाती है और उस कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ आला अदलिया फ़ैसला देती है, तो इससे निज़ाम इंसाफ का जो एक इम्प्रेशन है, उसका जो इमेज है अवाम में, वो किस हद तक मुतासिर होता है? जिस तरीके से पेशावर हाई कोर्ट के सामने प्रोसीडिंग्स हुई, वो एक बड़ी कंफ्यूजन सी उसके अंदर आई है। एक ही अदालत जो है वो स्टे भी ग्रांट कर रही है, वही अदालत जो है वो फिर बल्ले के बैट को जो है बल्ले के सिंबल को रीअलोकेट भी कर रही है। तो और पेशावर हाई कोर्ट्स बल्कि जुरिस्डिक्शन को अज्यूम कर रही है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के ऑर्डर के खिलाफ, जो ऑर्डर की कोई टेरिटोरियल लिमिटेशन नहीं है, और वो ऑल ओवर पाकिस्तान जो है वो उस ऑर्डर को सस्पेंड कर रही है। तो जो हमने पास्ट 1 महीने और 2 महीनों में देखा है, उसमें मुझे लगता है कि शायद हाई कोर्ट्स जो रही हैं, वो पंजाब लाहौर हाई कोर्ट हो या पेशावर हाई कोर्ट हो, उनकी तरफ से जो ऑर्डर्स और जिस तरह की जजमेंट्स आई हैं, शायद बड़ी वीक जजमेंट्स थी, और उससे कन्फ्यूजन और उससे एक थोड़ा सा तासुर, एटलीस्ट पब्लिक में ये तासुर गया है, जैसे अदालतों और बेंचेस का रुख जो है वो शायद चेंज होता रहा है, या कुछ कोई पॉलिटिकल जो है वो कोई फेवर्स जो है वो नजर, ये पब्लिक का तासुर है। गॉड नोज के क्या ये सच है या नहीं, बट एटलीस्ट तासुर यही गया है कि शायद कोई अदालत जो है वो किसी पार्टी को ज्यादा सपोर्ट करती है, कोई अदालत शायद नहीं करती। तो ये जो तासुर जाना है, ये बहुत चैलेंज हो सकता है, किसी भी एक चैलेंज है जुडिशरी के लिए और जुडिशरी की रेपुटेशन के लिए।
और ये तासुर जो है वो नहीं जाना चाहिए आम आदमी में कि जुडिशरी जो है वो फ्री एंड फेयर नहीं है। लेकिन जो पेशावर हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट में हुआ उसमें थोड़ा सा खदशा ये रहा कि शायद पीटीआई जो है वो खुद जुडिशल फोरम की शॉपिंग करती रही और पिक एंड चूज करती रही कि किस फोरम पे हम जाकर एक फेवरेबल ऑर्डर लेकर आए। तो फिर उससे जो है वो एक कनेक्शन सा बिल्ड हो जाता है, जो कनेक्शन फिर रेपुटेशन और इंटेग्रिटी क्वेश्चनेबल कर देता है उस अदालत की। तो ठीक मेरे है। ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो फाइनल फैसला आया है वो एक, अगर आप लीगली उसको देखा जाए तो वो लीगली एक बड़ा सॉलिड फैसला है। इवन दो बहुत से वकला का ख्याल ये था कि शायद काजी फायज ईसा जो है वो डायरेक्शन दे देंगे इलेक्शन कमीशन को कि वो फिर से इलेक्शन करवा लें, पीटीआई फिर इलेक्शन एक बारी कर ले। लेकिन कानूनी तौर तरीके से ये मोहलतें पीटीआई को नहीं दी जा सकती। आप ये समझते हैं कि ये ऑलरेडी फैसला तमाम कानूनी मेरिट्स पे पूरा उतरता है? बासी साहब, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ जी। याया साहब, भाई साहब बताइएगा कि याया साहब ने जिक्र किया है चैलेंजेस का, जो कोर्ट्स को चैलेंजेस का सामना है। ऑलरेडी सबसे बड़ा चैलेंज जो मैं समझता हूँ, इस पर आप भी रोशनी डालिएगा, और इसका हल क्या आप समझते हैं? हमारे कोर्ट्स में पेंडिंग केसेस की तादाद शायद लाख प्लस ही है, गालिबन लाख प्लस ही है, क्योंकि सिर्फ 35-40 हज़ार प्लस केसेस तो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। बीइंग अ लॉयर, मैं अक्सर ये हमारे पैनलिस्ट जब लॉयर्स आते हैं तो मैं उनसे सवाल पूछता हूँ, बीइंग अ लॉयर व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ द सोल्यूशन? किस तरीके से स्पीडी ट्रायल्स हों? जजेस की तादाद बढ़ानी पड़ेगी या डे एंड नाइट केसेस सुनने पड़ेंगे? इसका हल क्या है? बिकॉज कई सालों पुराने केसेस आज की तारीख में सुने जा रहे हैं। वो ऐसे है कि जिस तरीके से एक तो जजेस की तादाद और फिर उनकी एफिशिएंसी। अब चूंकि एक तो जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से भी आपने देखना ही है कि जब जजेस की अपॉइंटमेंट होती है तो आप वहां से जब वो जज वो लेते हैं तो वह जो उनकी एफिशिएंसी होती है फिर वो पता चल जाता है। मैं एक मिसाल दूंगा कि हमारे पंजाब के गालिबन चीफ जस्टिस थे फलक शेर साहब इधर। तो वो सिविल जज के जब इंटरव्यू होते थे तो वो इंटरव्यू ऐसे नहीं होते थे जिस तरह आप वो इंटरव्यू होते हैं। वो कैंडिडेट को अंदर बुलाते थे और टाइपिस्ट सामने बैठा हुआ था और वो उसको बताते कि ये एफआईआर है और आपने इसमें बेल ग्रांट करनी है, ये डिक्टेशन दें इसको। और इसी तरीके से नेक्स्ट आता था, उसको कहते हैं ये दावा है, ये सूफा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ये जो भी नेचर है दावे की, आपने इसमें स्टे एप्लीकेशन पे फैसला या स्टे इसका एक्सेप्ट करना है या खारिज करना है, तो ये डिक्टेशन दें। वहां से उस बंदे की लीगल अप्रोच ग्रेप वो चीज पता चलती थी और उसके बाद फिर वो इंडक्ट किया जाता था एज ए सिविल जज। और वही सिविल जज फिर बाद में आगे एलिवेट होता था, वो सेशन जज बनता था, वो उसके बाद वो हाई कोर्ट में जाता था। तो इसी तरीके से एक तो ये है कि जो हाई कोर्ट में और अब जितने भी आ रहे हैं, चूंकि 10 साल की वो स्टैंडिंग रिक्वायर्ड जो है हाई कोर्ट की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। तो उसमें फिर ये है कि वो जो इंडक्शन होती है उसमें थोड़ा सा ये मसाइल हैं जिसकी वजह से वो मेरिट पे इंडक्शन नहीं होती, जिसकी वजह से ये केसेस की पेंडेंसी और प्रॉपरली वो फैसले ना होना। ये तो और फिर बासी साहब इवन ये रीजंस आ गए, ये तो वजूहात आ गई। अब आप क्या समझते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है? आइंदा कितने अरसे में ये जो पेंडिंग केसेस हैं ये भुगता पाएंगी हमारी कोर्ट्स, और जिसका केस आज दायर हुआ है वो इसी साल उसको फैसला मिल जाएगा, या इसी महीने या चंद महीनों में एटलीस्ट? ये ऐसे भी हो सकता है कि जिस तरह आप देखिए कि वो कहते हैं ना कि ना इंसाफ ना सिर्फ किया जाए बल्कि होता हुआ नजर भी आए। तो ये अवाम की लेकिन सर राय साथ और ये भी उसका तो कहते हैं ताल्लुक जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, आप लोग ही कहते हैं। नेचुरली ये ऐसे ही है कि अभी जो आपके ये जब कॉल आई है तो मेरे सामने जो क्लाइंट बैठा हुआ था, अभी वो मैं उसकी सुप्रीम कोर्ट की वो अपील के लिए मेरे पास आया। तो हाई कोर्ट का ये फैसला आया, वो 25 साल के बाद उसका फैसला आया। तो ये आप देखिए ना कि वो 25 साल उसकी एक उम्र जो है वो कीमती साल जो है वो गुजर गए। तो आज अगर उसको रिलीफ मिलता भी है तो उसको वो खुशी नहीं होगी जो अगर वो उस वक्त 20 साल पहले या 24 साल पहले अगर वो फैसला हो जाता तो वो प्रॉपरली अगर वो अच्छा, इसी हवाले प्रिजर्व से और मेरे जहन वो में एक सवाल आया। बासी साहब हमारे साथ ही रहिएगा, मैं जानना चाहूँगा याया साहब से। याया साहब, ये जो बासी साहब ने पॉइंट उठाया कि 25 साल के बाद उसका फैसला है और उस वक्त इतने अरसे के बाद, डेकेड्स के बाद इंसान को वो खुशी भी नहीं होती। अच्छा, वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें, अगर हम यूरोप का जिक्र कर लें या अमेरिका का, वहाँ पे जब कोई शख्स जिसका 10, 15, 20 साल के बाद ये फैसला आता है कि ये बेकसूर था, तो फिर उसको कंपनसेशन दी जाती है, और ऐसी कंपनसेशन होती है कि शायद उसकी नस्लें संवर जाती है।
हमारा कानून कंपनसेशन के मामले में क्या कहता है? क्योंकि यहाँ पे तो ऐसे भी फैसला है कि किसी शख्स को सजाए मौत होगी और या फिर कैद में ही बेचारा फौत हो गया और उसको बाइज्जत बरी कर दिया गया। हमारे मुल्क के अंदर इस तरह की कोई कंपनसेशन या ऐसे जज के खिलाफ कोई प्रोसिक्यूशन या इन्वेस्टिगेशन जिसने फॉर एग्जांपल कोई डिस्ट्रिक्ट जज हो या कोई एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हो जिसने फैसला जो है वो फांसी का दिया हो और उसके बाद फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में आफ्टर मेनी इयर्स वो रिवर्स हुआ हो, तो हमारे मुल्क में तो कोई ऐसा स्कोप नहीं है कि कोई कंपनसेशन प्रोवाइड हो सकती हो विक्टिम लॉ को। में ऐसा कुछ हाँ, मेंशन नहीं है या साहब? देखिए कोई आप उन जो जज साहब जिन्होंने इस तरह का फैसला दिया हो, आप उनके खिलाफ कोई प्रोसिक्यूशन नहीं कर सकते, आप उनके खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन कोई किसी भी जगह पे नहीं आ सकती कि क्या वो जो जज साहब ने जो फैसला दिया था क्या वो मेरिट्स के ऊपर था, क्या वो मेरिट्स के खिलाफ था और उस और गलत ये भी फैसले की बताइएगा वजह कि से जज जो साहब के अलावा जो प्रोसिक्यूशन का हिस्सा होती है टीम, उसके खिलाफ भी कुछ नहीं किया जा सकता? जी, अगर अनलेस एंड अनटिल आप शो कर दें कि कोई मेलाफाइडी इन्वॉल्व थी या उसके अंदर कोई पर्सनल एनमिटी थी और एनिमोसिटी थी जिसको फिर यूज किया गया यूजिंग द apparatus ऑफ जुडिशरी, तो अनलेस तो अगर आप ये आपके पास सॉलिड एविडेंस हो इस चीज का, और वो बहुत बहुत ही मुश्किल होता है कि आप उसको बाय एविडेंस जो है वो प्रूव कर सकते हो, तो उसके अलावा तो आप ना जुडिशरी के खिलाफ कुछ कर सकते हैं, उस जज के खिलाफ भी कुछ नहीं कर सकते जिसने किस तरह का एक ऑर्डर पास किया हो, और ना उस प्रोसिक्यूशन के खिलाफ कुछ कर सकते हैं जिसने गलत तरीके से प्रोसिक्यूट किया और आप पे गलत चार्जेस फ्रेम किए और गलत एविडेंस पेश किया और एक पूरा गलत एक आपके खिलाफ जजमेंट आई। तो अनफॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट सी बात है कि एक तो हमारे केसेस जो हैं वो सालों साल चलते हैं और उन सालों साल में के बाद जो एक्यूज पर्सन है उसका एक्विटल हो जाता है और वो उस एक्विटल में भी 5-6 साल लग जाते हैं। तो पहला तो सबसे बड़ा जो जुडिशल रिफॉर्म की ज़रूरत है वो तो स्पीडी जस्टिस की है कि और आपने ये अगर एक्विटल रिफॉर्म्स करना है या कौन कर सकता है? किसने देखिए करना है? ये बिल्कुल आई थिंक कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और ये कौन कर सकता है। देखें ये कोई एक शख्स नहीं कर सकता, कोई एक अदारा नहीं कर सकता। ये जो पाकिस्तान के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं और जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स हैं, जब तक वो मिलकर कंसेंसस के साथ ये बात पे मादा नहीं हो जाते कि आपने जुडिशरी में रिफॉर्म्स लेकर आना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आपकी मुल्क की तरक्की जो है वो उसके लिए तो जुडिशरी इज़ अब्बासी एक्चुअली अ साहब और वेरी याया साहब, आप लोग की कोई दरख्वास्त दायर कर दें इस हवाले से कि जुडिशल रिफॉर्म्स होने चाहिए और अवाम का भला हो जाए, इदारे मिल के बैठें। वो शायद आपकी दी हुई दरख्वास्त जो है उस पर कोई हेयरिंग स्टार्ट हो जाए और मोस्ट प्रॉब्ली उम्मीद करनी चाहिए कि उसी में कोई कंक्लूजन निकला है अच्छा पॉजिटिव। मैं देखिए अगर कंपनसेशन आपको के याद हो हवाले पीटीआई की जी गवर्नमेंट के जी अंदर अब्बासी भी साहब। एक जी जी, जो कंपनसेशन की आपने बात की है कि ये अगर 20-25 साल 30 साल 40 साल के बाद अगर कोई फैसले होते हैं तो वो क्या उसको कंपनसेट किया जा सकता है या नहीं, हमारे लॉ में ये प्रोवाइडेड है। और कोर्ट्स जो है ना, ये कोर्ट्स का काम है वो उस स्ट्रिक्टली उस लॉ पे अमल दरामद करना। हमारे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में कॉस्ट के हवाले से भी मौजूद है, सेक्शन 35 है कि अगर कोई फ्रिवलेस लिटिगेशन करता है तो वो ना सिर्फ उसका सूट वो डिसमिस किया जाए बल्कि उस पे कॉस्ट भी डाली जाए। इसी तरीके से अब लिटिगेशन एक्ट 2017 है तो उसके उसके अंदर अब्बासी भी साहब, ये प्रोवाइडेड कॉस्ट है किस पे डाली जाए? आगे तो किस पे डाली जाए कॉस्ट? कोई फ्रिवलेस लिटिगेशन है जिसने कोई कंप्लेंट फाइल किया है, जी सूट फाइल किया है ठीक है। और वो अननेसेसरीली उसको ड्रैग आउट किया है इन अ फ्रूटलेस लिटिगेशन, ठीक तो है। फिर उस पे ना सिर्फ उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए उसका दावा खारिज किया जाए या उसकी अपील है या कंप्लेंट जो भी पिटीशन है उसकी खारिज की जाए, बल्कि उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए और वो कार्रवाई इन शेप ऑफ कंपनसेशन हो सकती है, वो अच्छा, कॉस्ट उस पे डाली जा इसमें सकती फिर है। दो सवाल उठते हैं बासी साहब। एक तो ये कि हुकूमती इदारे की जानिब से यानी कि प्रोसिक्यूशन या फिर जुडिशरी का जो निज़ाम है, उस सिस्टम ने किसी तरीके से उस शख्स को इंसाफ नहीं दिया और साबित हुआ कि वो बेगुनाह था। और दूसरी बात ये आती है कि वो शख्स जिसने इस सिस्टम को इस्तेमाल करके डिस इन्फॉर्मेशन दी और उसकी वजह से उसको सज़ा हुई और बाद में ये साबित हुआ कि वो बेगुनाह था। देखिए ये सबसे पहले तो अदारों के अगर अदारे ठीक हो, मैं समझा एक आप पुलिस स्टेशन ठीक कर रहे हैं, वो जो मर्र जो एफआईआर काट रहा है, वो एसएचओ जो उस थाने का इंचार्ज है, अगर वो ठीक होगा तो केसेस जो है वो झूठे केसेस वो नहीं होंगे, झूठी एफआईआर नहीं होगी और वो फिर जब केस बनाएंगे फिर आगे प्रोसिक्यूशन है, प्रोसिक्यूशन का वो वहां एक्सपर्ट बैठे हो अपनी अपनी फील्ड के और वो केस ठीक तरीके से वो लेकर आगे चले, तो मैं नहीं समझता कि उस केस को वो ठीक है। प्रॉपर तरीके अच्छा से बासी वो साहब, कमिंग अपना बैक टू द सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो कि पेशावर हाई कोर्ट के खिलाफ आया है, उसमें
215 सेक्शन का बहुत तस्करा हुआ है, ये अगर आपने इसको स्टडी किया रिसेंटली तो थोड़ा सा एलाबोरेट करेंगे कि ये कहती क्या 215 शेख इलेक्शन एक्ट ये के तो हवाले मेरे से? सामने याहिया जजमेंट साहब, मेरे सामने। आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? अगर आपने रिसेंटली इस पे कुछ स्टडी किया है, जी इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 215 जो है जी ये क्या कहता है? देखिए 200 सेक्शन 215 के दो पहलू हैं। एक तो ये है कि जी सेक्शन 215 जो 2 है जी दैट इज अबाउट कि अगर तो दो पॉलिटिकल पार्टीज का आपस में एक एग्रीमेंट हो जाता है और टू फाइट विद अ सिंगल सिंबल, तो वो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनको वो एक सिंबल अलॉट कर सकती है। 215 एक तो ये है। दूसरा ये है कि इलेक्शन कमीशन ने जो एक सिंबल अलॉट करना है वो हर कैंडिडेट और हर पॉलिटिकल पार्टी का एक डिफरेंट सिंबल होना चाहिए। तो अगर मुझे तो इसमें इसमें ऐसा कौन सा पॉइंट है जो कि पेशावर हाई कोर्ट जिसको क्रिटिसाइज कर रही है? आप क्या समझते हैं किस बेस पे क्रिटिसाइज किया उसने? सेक्शन 215 की आप बात कर रहे जी हैं जी इलेक्शन कमीशन ऑफ। जी जी कि पेशावर हाई कोर्ट ने 215 देखिए को क्रिटिसाइज किया। 215 को क्रिटिसाइज किया। देखिए पेशावर हाई कोर्ट की जहां तक जजमेंट की बात आती है, पेशावर हाई कोर्ट की जो जजमेंट थी उसके अंदर एक मिस रीडिंग थी। मिस रीडिंग ये थी कि देखिए सेक्शन 208, 214 और 215 ये तीनों एक डिफरेंट सेक्शंस है विद डिफरेंट मैकेनिज्म। अगर आप देखें सेक्शन 208 जो है वो कहता है कि अगर आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं करवाए तो आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शो कॉज नोटिस इशू करना है। शो कॉज नोटिस इशू करने के बाद 2 लाख रुपए का फाइन भी कर सकती है। तो ये जो है ये एक पिक्यूनरी पावर है ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वो एक फाइन जो है वो इम्पोज कर सकती है किसी पॉलिटिकल पार्टी को। तो ये कह देना कि क्योंकि ये एक पावर इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद थी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो फिर सेक्शन 214 या सेक्शन 215 को यूज करके पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल जो है वो अलॉट करने से रोक सकता है कि अगर तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस ना हुए हों सेक्शन 209 ऑफ इलेक्शंस एक्ट के अंडर। आई थिंक पेशावर हाई कोर्ट की यहाँ पे जो इंटरप्रिटेशन थी उसमें प्रॉब्लम थी, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट कह रही थी कि आप फाइन लगा देते, लेकिन आपने फाइन नहीं लगाया और आपने जो है वो 214 और 215 की कार्रवाई कर दी। तो मुझे लगता है कि पेशावर हाई कोर्ट की ये जो रीडिंग थी ये एक गलत रीडिंग थी, ठीक है क्योंकि दोनों जो क्लॉजेस हैं वो एक सेपरेट पावर्स देते हैं इलेक्शन कमीशन को। 208 फाइन की देता है और जो 214 और 15 है वो पार्टी की अलॉटमेंट ऑफ सिंबल की बात करता है, जिसके लिए कंप्लायंस विद सेक्शन 209 जो है वो प्री रेक्विजिट है। वकील भी बासी साहब क्योंकि आपसे जानना चाहूंगा, वक्त खत्म हुआ चाहता है या साहब असल में आप बिल्कुल जी यही तासर है। बिल्कुल ये तासुर ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। बात स्टार्ट यहाँ से हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया पेशावर हाई कोर्ट के अगेंस्ट और बल्ले का जो केस चल रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, लेकिन कंक्लूड हमने ये किया कि आम आवाम के अगर मसाइल की बात करें, आम आवाम को हुसूल इंसाफ की बात करें तो जुडिशल रिफॉर्म्स की अशद ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आपका जुल्फ़िकार अली अब्बासी साहब और याहिया अफरीदी। यहाँ पे हम वक्त हो जाता है ब्रेक का। अफरीदी साहब बहुत शुक्रिया अगेन, हमारे साथ रहिएगा नाजरीन जी। और अब बात करेंगे थोड़ी सी वो सियासत पे। गालिबन ये पहले इलेक्शंस होंगे जिसमें पार्टीज तो दो पुरानी हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पार्लियामेंटेरियंस या पीपल्स पार्टी कह लें, तो दोनों हैं तो पीपल्स पार्टी के पास, कि नेक्स्ट जनरेशन मैदान में एक्टिव होकर उतरी हुई हैं और इस टाइम फ्रंट लाइन पे हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी इस टाइम सियासत कर रहे हैं, जरदारी साहब भी कर रहे हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब और मरियम नवाज साहिबा मैदान में उतरी हुई हैं। और देखना ये है कि इनके जो क्लेम्स हैं वो इन पे पूरे उतर पाते हैं कि नहीं। हमारे साथ इस पे बात करने के लिए मौजूद हैं अखूनज़ादा चटान साहब जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और उज़मा कारदार साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। वेलकम कहते हैं जी आपको। थैंक यू सो मच। उज़मा साहिबा, आपका मंशूर कब आ रहा है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मंशूर में तो नंबर लेगी आपसे। देखिए बात सारी ये है कि मंशूर ऐसा होना चाहिए जिसमें लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे बंदा ना लगाए, कोई सच्चे और हकीकत पे मबनी किस्म का एजेंडा होना चाहिए जो कि पॉसिबल हो। इन लोगों ने तो वो सब्ज बाग दिखाने का सिलसिला जारी किया हुआ है कि हम डबल कर देंगे तनख्वाहें, हम फ्री कर देंगे ये, हम फ्री कर
देंगे। वो ये नहीं वो बताते हैं कि इसके लिए फंड्स कहाँ से आएंगे या इसके लिए इन्होंने सोचा क्या हुआ है, वो नहीं है इनके पास। इनके पास सिर्फ खाली खोखले नारे हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिस दिन यहाँ पे लैंड हुए थे 21 अक्टूबर को, तो 9 पॉइंट एजेंडा जो उन्होंने दिया था वो हमारा मंशूर है, और उसके खतोखाल आपके सामने भी वो परसों इंशाल्लाह आ जाएंगे। वो है अच्छा, परसों एजेंडा आपका मंशूर आ पाकिस्तान के रहा है? आवाम की खुशहाली का, पाकिस्तान की तरक्की का। जो तरक्की को की ब्रेक लगी थी 2017-18 में, वहीं से उसको शुरू करना है। मईशत को किस तरह से हमने बहाल करना है, लोगों के घरों के चूल्हे किस तरह से हमने दोबारा जलाने हैं, उनके स्कूल, बच्चों के स्कूल के बंदोबस्त, उनके हेल्थ के जो सारे इश्यूज किस तरह से हमने रिजॉल्व करने हैं, ये सारी बातें, हमारा सारा जो मंशूर है वो अवाम की खुशहाली के इर्द गिर्द घूमता है। अच्छा, ठीक है। अखुंज़ादा साहब, आप सुन सकते हैं? जी जी, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा हेलो जी। जी, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा सर, बताइएगा कि बिलावल भुट्टो साहब ने, ये तो उज़मा साहिबा ने भी क्रिटिसाइज़ कर दिया, बिलावल भुट्टो साहब ने जो 10 नुकात दिए थे उसमें 30 लाख घर भी थे, 300 यूनिट जो बिलो पॉवर्टी लाइन अफराद रह रहे हैं उनके लिए भी थी, और तनख्वाह 5 साल के अंदर दुगनी करने का भी उनके पास मंसूबा है। तो आप ये समझते हैं कि इज़ इट पॉसिबल टू डिलीवर इन सर्कमस्टांसिस में जो हमारे फाइनेंशियल हालात हैं इस मुल्क के इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले बात तो ये कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्ट्री उठा के देख ले। हमने 2008 में इस कौम को एक मंशूर दिया था। आप इस उठा के देख ले कि क्या इस पे हमने 85% अमल किया है या नहीं किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब भी बात करते हैं तो वो मुस्लिम लीग नून की समझ नहीं आ रही है। बाद में इनकी समझ जब हम कर लेते हैं तो इनकी समझ में आ जाती है। आपको याद होगा कि हम पीडीएम में थे तो मुस्लिम लीग नून बज़द थी कि हम सेनेट के इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि हम नहीं जीत सकते हैं। हमने कहा कि हम लड़ेंगे भी और हम जीतेंगे भी और हम पीटीआई को एक्सपोज भी करेंगे। आपने देख लिया कि कौमी असेंबली के अंदर हमने पीटीआई को शिकस्त दिया, गिलानी साहब को बनाया, और यही पूछते थे मुस्लिम लीग वाले कि भाई ये कैसे होगा। हमने उसको दिखाया कि ये इस तरह होगा। जब ज़िमनी इलेक्शन हो रहे थे तो फिर भी मुस्लिम लीग वाले कह रहे थे कि हम बाइकाट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हमने कहा कि हमने पीडीएम इसलिए नहीं बनाया है कि हम खुद इस्तीफा दे के चले जाए। हमने पीडीएम इसलिए बनाया कि हम तहरीक इंसाफ को निकालेंगे, लाडली को निकालेंगे। आपने देख लिया कि हमने लाडली को निकाल दिया कि नहीं निकाल दिया। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मंशूर दिया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने मंशूर पे मानवान अमल करेंगे। और हमने सिर्फ हवा में बातें नहीं कर रहे हैं, इसके साथ हमने पूरा रूट मैप दिया है कि ये काम होगा किस तरह। फर्क क्या है मुस्लिम लीग में, तहरीक इंसाफ में और पीपल्स पार्टी में? फर्क ये है कि इन लोगों की हुकूमत आ जाती है तो इनके सारे मराहत, इनके सारे बेनिफिट्स ये सिर्फ अशरफिया के लिए होते हैं। ये अगर किसान को कोई कुछ देना चाहते हैं तो वो किसान के पैसे ये ट्रैक्टर फैक्ट्री वालों को देते हैं कि हम इसको बेनिफिट देते हैं ताकि ट्रैक्टर आसान हो, सस्ता हो जाए। ये यूरिया की जो फैक्ट्रियां हैं उनको देते हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब रिलीफ देते हैं तो इस तरह की रिलीफ देते हैं जो डायरेक्ट गरीब की जेब में जाए। जिस तरह के हमने बेनजीर इनकम सपोर्ट का प्रोग्राम दिया है कि गरीब की जेब में डायरेक्ट जाता है। हमारी हुकूमत में कोशिश होता है कि हम अशरफिया पे बोझ डालें और गरीब अवाम जो है उसको रिलीफ दे दे। तो इंशाअल्लाह ताला आप देख लेंगे कि जो हमने मंशूर दिया है वो आप पूरे 5 साल बाद कौम हमसे पूछ ले कि आया हमने उसको अपने वादों को पूरा किया। क्योंकि आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा सर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो मंशूर दिया था वो अमल दरामद नहीं कर सकी, तो फिर आप देख लें कि अवाम ने किस तरीके से अपने दुख का इजहार किया था। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि मरीम नवाज़ साहिबा ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर हैं माशाल्लाह से, कि नवाज शरीफ पर जुल्म करने वाला एक एक किरदार अपने अंजाम को पहुंच रहा है। तो हम इस वक्त बजाय इसके कि ये बताएं कि मियाँ साहब के साथ जिसने ज़्यादती की उसके साथ क्या हो रहा है, हम क्यों ना उन चीज़ों पे बात करें जो कि हमने अवाम को डिलीवर करनी है। देखिए, अगर हम अपने माजी से कोई सबक नहीं सीखेंगे तो फिर आगे भी हम वही गलतियां दोहराएंगे। ये कैसे हो सकता है कि एक शख्स को आप 22 साल जमहूरी अमल से दूर रखें, अपने लोगों से दूर रखें, या उनको जला वतन कर दें, या आपको उनको कैद में रखें, या आपको ताहयात उनको नाअहल कर दें, और फिर आप ये कहें, और
फिर आप ये कहें कि जी आप इसकी बात भी ना करें। ये तो मेरे ख्याल में कहीं की इंसाफ की बात नहीं है कि आप जिन मोहरों ने और जिन किरदारों ने उनके खिलाफ साजिशें की और उनको एक बेबुनियाद एक केस बना के उनको नाअहल करवाया, वो एक एक करके सब आपके सामने आ रहे हैं, वो एक्सपोज हो रहे हैं। शौकत सदीकी साहब का केस अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। वो क्या हुआ आप पे बात हामिद खान ने की, उन्होंने कहा जी शौकत सदीकी ने कहा कि मुझ पे प्रेशर डाला गया और कि नवाज शरीफ को और उनकी बेटी को हरगिज जेल से नहीं छोड़ना वरना हमारी 2 साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो या तो इन्होंने कोई देखे कोई अच्छा पैकेज कोई आना ज्यादती होता ना, तो बेनजीर भुट्टो ज्यादा शहीद के साथ भी बहुत पाकिस्तान ज्यादतियां में, हुई, फिर तो लोग भुट्टो कहते हैं साहब के चलो हाँ जुल्फिकार ठीक अली है। भुट्टो तो साहब के ये साथ भी हुई थी। जिस शख्स के साथ इतना जुल्म और जिस शख्स के साथ इतनी ज्यादती हो, वो मेरे ख्याल में दोबारा रिपीट पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए। इसीलिए उसको आपको बार बार उसकी जो है जिक्र करना जरूरी हो जाता है उसका, वरना यही मामला जो है आगे भी इसी तरह चलेगा। फिर पाकिस्तान का क्या बनना है, मुझे आप ये बताएं। अखुनज़ादा साहब, तारीख़ ज़रूरी होती है, लेकिन आप नहीं समझते कि तारीख़ को बार बार दोहराना, मेंशन करना, उससे बेहतर है कि जो आइंदा आने वाला लाएअमल है और आइंदा आने वाले दिनों में जो हम बेहतरी ला सकते हैं आवाम के लिए, हम उन चीज़ों पे, उन इश्यूज़ पे बात करें और अपने एजेंडे पे बात करें, अपने मंशूर पे बात करें। और दुनिया भर में ऐसा होता है, किसी महज़ब मुल्क में इलेक्शन कैंपेन में ऐसा ही होता है। सियासतदान जाके जलसों में ये बताते हैं कि हम आपके लिए क्या करेंगे, वो ये बताते हैं कि अब आपके साथ ये मसाइल हो रहे हैं, ये दरपेश है मसाइल, इनका हल हमारे पास इस तरीके से हम ये मसाइल आपके हल करेंगे, वो ऐसे कन्विंस करते हैं। मगर हमारे यहाँ तो हम तारीख दोहराते हैं और एक दूसरे पे ब्लेम करते हैं, और ये हर पार्टी में ऐसा होता है। देखिए जी, जब तक हम इंतकाम की सियासत को दफन नहीं करेंगे, जब तक हम तोड़ की सियासत को दफन नहीं करेंगे, जब तक हम गालम गलोच की सियासत को दफन नहीं करेंगे, जब तक हम इल्जामात की सियासत को दफन नहीं करेंगे, तब तक हम इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर हमने कुछ करना है तो हमने इंतकाम का सियासत को दफन करना पड़ेगा। क्या हमारे साथ ज्यादती नहीं हुई है? हमारे शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को शहीद नहीं किया गया? क्या मुहतरमा बेनजीर भुट्टो को शहीद नहीं किया गया? क्या मुर्तजा भट्टो, शाहनवाज भट्टो, कारसाज का वाकया, यानी हजारों की तादाद में अगर आप गड़ी खुदा बख्श आ जाए और वहां पे हमारे शोहदा की तस्वीरें देख ले तो हजारों की तादाद में है। लेकिन 2008 में हम इक़्तिदार में आ गए। आप मुझे बताइए कि कोई एक कैदी जिसको हमने सियासी इंतकाम का निशाना बनाया है, या हमारे दौर में कोई सिंगल पर्सन जो था वो जेल में था, तो इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ कि हमने इंतकाम का सियासत नहीं किया, तो इसका फायदा ये हुआ कि हमारे पास सिंपल अक्सरियत नहीं था, लेकिन हमने दोबारा सवात पे पाकिस्तान का झंडा लगाया, हमने बलूचिस्तान में दोबारा तराना बजाना शुरू कर दिया, हमने पार्लियामान से छीने गए इख्तियारात पार्लियामान को वापस कर दी, हमने आटे के लिए जो लोग कतारों में खड़े होते थे, चीनी के लिए कतारों में खड़े होते थे, वो चीज खत्म कर दिया। हमने 200% तनख्वाहों को बढ़ाया, हमने 150% पेंशन को बढ़ाया, लोगों को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दिया। वजह क्या था? वजह ये था कि हमने इंतकाम की सियासत को खत्म कर दिया। जब तक हमारी ये इंतकाम का सियासत जारी रहेगा, इस मुल्क का कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए तो चेयरमैन बिलावल जो है वो कह रही है कि हमारा किसी के साथ मुकाबला नहीं है, न हमारा नून के साथ कोई मुकाबला है, न हमारा पीटीआई के साथ कोई मुकाबला है, न किसी और तंजीम के साथ मुकाबला है। हमारा मुकाबला है इस मुल्क में गुर्बत के खिलाफ। ये जो दहशतगर्दी ने दोबारा बदतरीन तरीके से सर उठाया है, हमारा मुकाबला है इस मुल्क में दोबारा अमन और अमान को लाना, लोगों को रोजगार देना, लोगों को खुशहाल जिंदगी देना। और ये नामुमकिन नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में वसाइल की कमी नहीं है। हम एक एग्रीकल्चरिस्ट मुल्क है। अगर हम जो पैसे बाहर से दाल मंगवाते हैं, चीनी मंगवाते हैं, जिससे हमारे और चीजें मंगवाते हैं, जिससे हमारे डॉलर्स बाहर जाते हैं, अगर ये पैसे हम अपने कार को दे दें तो एक तो ये कि बाहर से हम जो चीजें मंगवाते हैं और डॉलर जाते हैं हमारे मुल्क से, वो अपने मुल्क में रुक जाएंगे। दूसरा ये कि हमारे सरप्लस जो चीनी, आलू, टमाटर, गंदम, ये हम बेचेंगे तो बाहर से पैसा आएगा।
देखिए दुनिया में ऐसे ममालिक है जो अपना जीडीपी समंदर से बनाते हैं। यहाँ पे समंदर है, यहाँ पे एग्रीकल्चर है, यहाँ पे क्रोमाइट है, ग्रेनाइट है, नेफ्राइट है, यहाँ पे सोना है, तांबा है, कोल है, हर किस्म मादनियात जो है वो अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क को दी है। लेकिन सिर्फ अगर हमें नहीं दिया है तो वो ये है नहीं दिया तो हमारी जो हुकूमतें उन्होंने अभी तक डिलीवर नहीं किया। हमारे साथ ही रहिएगा, यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपसे ये जानना चाहूँगा, आप दोनों हजरात से मेरा ये सवाल होगा कि बज़ाहिर दिखाई ऐसा ही दे रहा है कि मखलूत हुकूमत बनने जा रही है, और अगर मखलूत हुकूमत बनती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ख़ास तौर पे जो रिवायती हरीफ हैं वो कैसे मिल बैठेंगे और आवाम को डिलीवर में। खुश आमदीद अख़ूनज़ादा साहब, उज़मा साहिबा, आप दोनों से सवाल है, चाहे आप पहले जवाब दे दें उज़मा साहिबा, चाहे अख़ूनज़ादा साहब आप दे दें। सवाल सेम है। सवाल ये है कि बज़ाहिर दिखाई ऐसा देता है, ज़ाहिर है आप तो दावे करेंगे कि आप हुकूमत बनाएंगे, लेकिन लगता ऐसे है कि मखलूत हुकूमत ही बनने जा रही है। अगर हम सिंध को देख लें, अगर हम पंजाब को देख लें, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून किस तरीके से मिल बैठेंगे, रिवायती हरीफ हैं, और अवाम को डिलीवर करेंगे? देखिए बात सारी ये है कि अब पाकिस्तान में वक्त आ गया है कि सब मिल के इकट्ठे चलें और लोगों के जो मसाइल हैं वो हल करें। और इसमें ये तभी हो सकता है अगर आप इकट्ठे बैठ के और सर जोड़ के तो पाकिस्तान के मसाइल का हल ढूंढें। मैनिफेस्टो हर एक पार्टी का अलहदा होता है और इलेक्शन में हर एक पार्टी अलहदा जाती है, कुछ के इल्हाक होते हैं, लेकिन वो जाहिर है एक इलेक्शन। अच्छा, यहाँ पे कथा कलामी के लिए माजरत आपके मैनिफेस्टो के उज़मा साहिबा, यहाँ पे एक सवाल आया, वो सवाल ये कि अगर मैनिफेस्टो आप दोनों के क्लैश कर गए इकॉनमी पे, तो फिर उसका सोल्यूशन क्या होगा? पावर सेक्टर पे क्लैश करके आपके मैनिफेस्टो, तो फिर क्या होगा? देखिए बात सारी ये है कि आपने पहले कहा था कि आप पुरानी बातें क्यों करते हैं, आगे बताएं लोगों को क्या देंगे। लोगों को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने क्या कुछ नहीं दिया था, वो अगर दोबारा उसको ब्रेक लगा दी जाएगी और उसको फिर तबाही की तरफ ले जाया जाएगा तो क्या फायदा हुआ हमें कुछ भी कहने का। क्या रोटी 4 रुपए की नहीं मिलती थी लोगों को 2017 में? क्या लोगों को चीनी 55 रुपए की किलो नहीं मिलती थी 2017 में? अगली हुकूमत अगर मखलूत हुकूमत बनती है तब आप क्या करेंगे? और आप देखिए ना, आप मुझे ये बताएं, आप कारकर्दगी देखें ना, कारकर्दगी देखें, अगर उसमें इसी तरह से ब्रेकें लगानी है तो पाकिस्तान ने किधर पहुंचना है? अच्छा उज़मा साहिबा, अब अगर आगे ब्रेक नहीं लगती और स्मूथ ट्रांजिशन होता है, इलेक्शन हो जाते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो मेरा सवाल है अभी भी, अगर आपके जो प्लान्स हैं, आपकी जो सोच है, आपका जो मंशूर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर से क्लैश करता है, तो आप लोग अगर फेडरल में फिर 18वीं तरमीम भी हो चुकी है, उसके बाद वो कैसे आप मिलजुल के काम करेंगे, डिलीवर कैसे करेंगे, फंड्स कैसे आप डिवाइड करेंगे? पाकिस्तान की आवाम के लिए आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अच्छा, आपको एक टेबल पे बैठना पड़ेगा और आपको देखिए ये जमहूरियत का यही हुस्न होता है कि वहां पे कैबिनेट होती है, एक बंदे की डिसीजन प्राइम मिनिस्टर की नहीं होती है। जितने भी लोग उस कैबिनेट में बैठे होते हैं उन सारों के मशवरे से, उनकी इजाजत से फिर बात आगे लेकिन मसला ये है ना, जब पीडीएम की हुकूमत थी तो वजारत उज़्मा आपके पास थी, तो आप लोग फिर कहते थे कि हम क्या करते, हम तो कोलिशन में थे, हमने फिर बाकी पार्टीज को भी साथ लेके चलना था, इसलिए हम डिलीवर नहीं कर सके। नहीं, वो तो जाहिर है आपको साथ लेके चलना पड़ता है, लेकिन वो मुहर्रिकात फर्क थे। आप डिफॉल्ट के थाने पे पहुंचे हुए थे, आपने रियासत के लिए हम लोगों ने बहुत बड़ी एक सियासत की कुर्बानी दी, क्योंकि अगर आज पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता तो आपका डॉलर 500 पे खड़ा होता। तो आप ये चाहते थे, तो हमने तो हर तरीके से कुर्बानी दी है ताकि पाकिस्तान की रियासत बच जाए और डिफॉल्ट ना हो। ठीक है जी। अख़ूनज़ादा साहब, आप क्या कहेंगे? सवाल सेम है आपसे भी कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ मिल बैठती है तो कैसे मिल बैठेगी? क्या तब आपका एतराज़ नहीं होगा किसी भी फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के हवाले से, चाहे वो एग्रीकल्चर के हवाले से, चाहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से, ऐसी कोई स्टेज आती है तो फिर क्या करेंगे? जैसे पीडीएम में आप लोग थे एक साथ। देखिए जी, हम सबसे पहले बात तो ये कि किसी लाडले के साथ या किसी सिलेक्टेड के साथ हुकूमत में नहीं बैठेंगे, ये हमारा बिल्कुल फैसला है। अच्छा, कि हम किसी भी ऐसी हुकूमत के साथ इत्तेहाद में नहीं बैठेंगे जो कोई लाडला हो, कोई भी साकियों पे आया हुआ हो, जो अवाम के वोट के जरिए आया नहीं हो। अच्छा। अगर कोई अवाम के जरिए आ जाते हैं तो हमें जरूरत नहीं है कि हम इसके साथ हुकूमत में बैठ जाए। हम अपोजिशन में बैठ के इनके साथ तामीरी किरदार अदा करेंगे, जो मुल्क के मफादात के बारे में फैसले करेंगे, जो मुल्क के बेहतरी के लिए फैसले करेंगे, हम इसका साथ देंगे। हम तनकीद
बराए तनकीद और अपोजिशन बराए अपोजिशन नहीं करेंगे। ये और आप जो चीजें इसके खिलाफ हो, अवाम के खिलाफ हो, इस मुल्क के खिलाफ हो, आईन के खिलाफ हो, कानून के खिलाफ हो, इसमें इसके हम साथ नहीं चलेंगे। आपको याद होगा कि 2013 इलेक्शन में के बाद जब ये उज़्मा कारदार साहिबा और इनका लीडर अपने कजन के साथ लश्कर लाके और डी चौक पे बैठ गई, तो इस टाइम पे हमने नवाज शरीफ के साथ हुकूमत में शामिल नहीं थे, लेकिन जमहूरियत को बचाने के लिए, सिस्टम को बचाने के लिए हमने इसका भरपूर साथ दिया। हमने कह दिया कि भाई ये कोई तरीका नहीं है कि कोई डी चौक पे आके बैठ जाए, डंडे लाए, इशारे पे आए और इशारे पे किसी का हुकूमत को खत्म करे। ये तो कल मजहबी तंजीमें हैं, पता नहीं क्या क्या अस्करी तंजीमें हैं, वो भी आके कहेंगे 50-60 हजार लोग, 40-50 हजार लोग लेके आएंगे और कहेंगे कि उस हुकूमत को हम घर भेजेंगे, तो क्या हुकूमत घर जाएगा? तो हम गैर कानूनी और गैर आईनी काम में किसी का साथ नहीं देंगे, चाहे हम हुकूमत में हो और या वो क्या उस अपोजिशन में वक्त हो। आपने बिला मशरूत साथ दिया था नून लीग का? जी आपने बिला मशरूत साथ दिया था नून लीग का उस वक्त? देखिए जी, हमने उस वक्त कोई नून लीग का साथ नहीं दिया था, हम सिस्टम का साथ दिया था। आपने सिस्टम का साथ हमने दिया था। अच्छा ठीक है, सरकार का साथ दिया था कि ठीक ये है। अच्छा तरीका अखुनजादा नहीं साहब, है कि आपने कोई कहा बयान दिया, आपने कहा है कि हम ओपोजिशन में बैठ जाएंगे लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो ये आपकी पार्टी पॉलिसी है, अंडरस्टैंडिंग है, या फिर ज़ाती तौर पे आपकी राय है या आपकी सोच है? नहीं जी, मैं सीसी का मेंबर हूँ, मैं आपको अपनी पार्टी का पॉलिसी बता रहा हूँ कि हम ठीक है, दो लोगों के ठीक है, जो दहशतगर्दी में मुलविस लोग हैं या दहशतगर्दों के साथ नरम रवैया रखते हैं, इनके साथ, और दूसरा ये कि जो लाडला हो, आईन और कानून के मुताबिक नहीं हो, जो कोई सिलेक्ट करके लाए, जो ठीक कोई है। लाडला बना के कुर्सी पे बिठाए, तो हम ऐसे लोगों के साथ नहीं चलेंगे। हम उस लोगों को नहीं चलने देंगे। जिस तरह के पिछले लाडले को हमने निकाल के बाहर फेंक दिया, इस बार भी कोई अगर लाडला आ गया, अवाम के वोट के जरिए से नहीं आया, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अल्लाह ताला के हुक्म से जमहूरी और आईनी तरीके से हम उसको दूध से बाल की तरह निकाल के फेंक देंगे बाहर। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अखुनजादा चटान साहब और उज़्मा कारदार साहिबा। यह था नाज़रीन हमारा आज का प्रोग्राम। कल आपसे मुलाकात होगी। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया।